नमस्कार, शाम 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। एम वेंकैया नायडू बने देश के 13वें उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिलाई शपथ। दरबार हॉल में प्रधानमंत्री समेत कई नेता शामिल। सभापति के तौर पर एम वेंकैया नायडू का पहला दिन, सभी दलों ने सदन में किया स्वागत। राजनीतिक अनुभव का लाभ मिलने की जताई उम्मीद। सभापति एम वेंकैया नायडू का सभी के सहयोग से सदन संचालन का वादा। कहा, पक्ष विपक्ष मिलकर करें काम। मीडिया को सनसनीखेज खबरों से बचने की सलाह। संसद के दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। राज्यसभा से 9 और लोकसभा से 14 विधेयक पारित। बेहतर कामकाज के लिए सरकार का विपक्ष को धन्यवाद। और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझेगा डोकाला विवाद। सुषमा स्वराज से मुलाकात के बाद भूटान के विदेश मंत्री का बयान। चीन के दावे को किया था खारिज। और आइए देखते हैं आज की पहली खबर। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। आखिरी दिन दोनों सदनों में कामकाज का ब्यौरा दिया गया। दोनों सदनों ने 23 विधेयकों को मंजूर किया। सरकार ने सहयोग के लिए विपक्ष का आभार जताया है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने 243वें सत्र के आखिरी दिन कामकाज का ब्यौरा दिया। सदन ने 9 विधेयक पारित किए या फिर चर्चा कर लोकसभा को लौटाया। शून्यकाल में लोक महत्व के 77 मामले उठे। 285 तारांकित और 3040 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए गए। 13 गैर सरकारी विधेयक पेश हुए। विशेष उल्लेख में 87 मुद्दे उठे। संसदीय समितियों की 113 रिपोर्ट पेश की गई। विदेश नीति, भीड़ हिंसा, बाढ़ समस्या और कृषि संकट जैसे मुद्दों पर सार्थक चर्चाएं हुई। राज्यसभा ने पूर्व सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी को विदाई भी दी। अवरोध के चलते 25 घंटे बर्बाद हुए। सदस्यों ने 7 घंटे से ज्यादा अतिरिक्त बैठकर कामकाज निपटाया। Substantial legislative business transacted by the House was indicative of the cooperation extended by all sections of the House and also speaks their commitment to fulfill the objective and purpose of this August House. शुक्रवार को लोकसभा का मॉनसून सत्र भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। लोकसभा में 17 विधेयक पेश हुए। 14 विधेयकों को मंजूरी मिली। सदन में कृषि क्षेत्र की स्थिति और भीड़ हिंसा पर चर्चा भी हुई। दर्शन प्रस्ताव के जरिए बाढ़ की समस्याएं भी उठी। व्यवधानों के कारण करीब 30 घंटे का वक्त बर्बाद हुआ। सभा ने करीब 10.5 घंटे अतिरिक्त बैठकर कामकाज निपटाए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री, विभिन्न दलों और समूहों के नेताओं और मुख्य सचेतकों तथा सभी माननीय सदस्यों के प्रति उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। 4 शुक्रवार भी होते हैं, प्राइवेट मेंबर्स डे भी होते हैं, यानी 14 दिन में 14 बिल पारित होना, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। विपक्ष ने भी सहयोग दिया और बाकी सभी पार्टियों ने भी सहयोग दिया। दोनों सदनों ने 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर विशेष चर्चा की। इसके बाद संकल्प भी पारित हुआ। सत्र के दौरान ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 25 जुलाई को शपथ ली। कृति मिश्रा और पंचानन मिश्रा के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और संसद के मॉनसून सत्र पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। द ट्रिब्यून के एसोसिएट एडिटर के.वी. प्रसाद साहब इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कई मायनों में ये ऐतिहासिक रहा बदलाव के नज़रिए से, लेकिन शुरुआत अगर मैं कामकाज के नज़रिए से करूं तो किस तरह से आप इस सत्र को देखते हैं कामकाज के लिहाज से? देखिए, मॉनसून सत्र हमेशा ही विधेयक पारित करने का एक बहुत बड़ा सत्र होता है
पारंपरिक तरीके से, क्योंकि बजट सत्र में तो बजट का प्रावधान और बजट की तमाम सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो सरकार के जो कामकाज होती है, कई सारे जो सरकार की मंशा होती है कि इनका विधेयक को पारित कराना, तो मानसून सेशन अक्सर माना जाता है कि एक लेजिस्लेटिव सेशन के नाम पे जाना जाता है पारंपरिक तौर से। और ठीक उसी तरह अगर आप देखें कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने जो कहा कि 14 दिन में 14 बिल उन्होंने पारित कराए हैं, एक तो इस बात का भी ये द्योतक है कि जो सदन में जो विपक्ष और रूलिंग पार्टी के बीच में जो एक तरह के तालमेल रहनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं दर्शाती है। हालांकि राज्यसभा में सेलेक्ट कमेटी को एक बिल भेजा गया जो कि उनको मोटर व्हीकल्स एक्ट अमेंडमेंट था, तो क्योंकि उसमें भी एक और नज़रिया है, विपक्ष का अपना एक नज़रिया है, सरकार का नज़रिया है जो है। और ठीक इसी तरह आपको याद हो कि विपक्ष के एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एक तरह से सरकार को झटका लगा, उसमें उनके सांसद मौजूद नहीं थे और विपक्ष को एक दाव लगाने का मौका मिल गया। तो ये सब तो संसदीय उतार चढ़ाव रहता ही है, लेकिन काफ़ी हद तक कार्य हुआ। और जैसे आपने कहा, बदलाव भी हुआ, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के दोनों स्थानांतरित हुए। जी, उपराष्ट्रपति आए, नए राष्ट्रपति आए हैं, राज्यसभा को नए सभापति जाहिर सी बातें मिले ही हैं। तो अब क्या आगे की राह किस तरह से देख रहे हैं सरकार के लिए? अब आप देखिए, सरकार को तो जैसे आज नए चेयरमैन आए, उन्होंने अपनी तरफ से बयान किया कि किस तरह वो सदन को चलाना चाहते हैं, किस तरह सदन से उनकी अपेक्षा है कि सदन के सारे मेंबरान उनको कैसे सपोर्ट करें और कैसे वो चाहते हैं कि सारे दल, सारी पार्टियां, सारे जो मेंबरान हैं, चाहे वो किसी भी दल से हों, किसी भी पक्ष से हों, वो सरकार का कार्यकाल भी निकालें और सदन को सुचारू रूप से चलाएं। सवाल जो आता है, सवाल सबसे बड़ा आता है कि जो राजनीतिक मुद्दे होते हैं, जब राजनीतिक मुद्दे में गर्मी पकड़ती है या उसमें कोई वजह होती है विपक्ष की तरफ से या कुछ, जब वो उत्तेजना के स्वर से आते हैं, तो वो परिस्थिति में किस तरह सदन की कार्रवाई चले, वो एक बड़ी हमेशा समस्या रहती है। या कोई ना कोई उसमें पेचीदा मामला होता है, तो सदन की कार्रवाई चलाने में सुचारू ढंग से वहाँ पे सदन की तरफ से विपक्ष के और सरकार के बीच में तालमेल वहाँ ज़रूरी दिखता है और वही सदन को आगे बढ़ाता है। लेकिन हमने देखा इस बार की खास तौर पर राज्यसभा की अगर बात करें, क्योंकि लोकसभा में तो फुल मेजॉरिटी में है ही, इस बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी राज्यसभा में भी हो गई है, एक सीट ज़्यादा से बीजेपी। लेकिन उसके बावजूद 25 घंटे की बर्बादी हुई, जो अवरोध पैदा हुए। तो आपको लग रहा है कि जिस तरह से अब जो नंबर बदल रहे हैं, जो समीकरण बदल रहे हैं राज्यसभा में, अब सरकार के लिए ज़्यादा इजी होगा? सरकार को अपने बिल पारित कराने में कोई इस तरह के मदद वो थोड़ा ज़रूर होता है, लेकिन ऐसा अगर आप देखें लोकसभा की तरफ अगर हम चलें, वहाँ तो विपक्ष कांग्रेस के पास 44 और सारे सब मिला के शायद 100 के नीचे उनका आंकड़ा है, लेकिन गतिरोध वहाँ भी रहा कहीं ना कहीं मुद्दे पे। जैसे मैंने कहा, मामला जब कोई ऐसा मामला होता है कि जब विपक्ष के लोग चाहते हैं कि हम कुछ बात रखना चाहें, अपनी तरीके से रखना चाहें, तब समस्या आती है। ये जो एक तरह के टकराव की स्थिति वहाँ पैदा होती है। सिर्फ बहुसंख्या के बल पे तो आप विधेयक का पारित की बात कर सकते हैं, और हाँ, सरकार को इसकी मदद मिलेगी, लेकिन कई ऐसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, अगर आपको संशोधन करना है अपने संविधान में, तो उसका 2/3 बहुमत चाहिए वोटिंग के लिए। तो वो सब प्रक्रिया को तो सरकार, चाहे कोई सी सरकार हो, किसी भी सरकार, सत्ता पक्ष की सरकार हो, उनको ये सब तो परिस्थितियों को से हाथ ही निकलना पड़ता है आगे। लेकिन इस मानसून सत्र में आपने सरकार का मैनेजमेंट किस तरह से देखा? क्योंकि हम कई बार देखते आए, इस बार तो विपक्ष का धन्यवाद भी अदा किया गया कि सहयोगात्मक रवैया रहा, लेकिन आप पिछले अगर कुछ सेशंस की तुलना करें, उस नज़रिए से इस बार का जो सेशन सरकार के मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहा? देखिए, एक चीज़ मैं दो बात कहूँगा। एक तो सरकार का मैनेजमेंट जाहिर इस बार अच्छा इसलिए भी रहा कि देखिए, 2 पेचीदा मुद्दों पे बहस हो गई। जैसे आपने कहा, भीड़ की हिंसा जो होती है, मॉब लिंचिंग जिसे कहा गया, उसके ऊपर बहस हुई। काफ़ी दिन से लोग इस पे बातचीत करना चाहते हैं। साथ ही साथ किसानों के साथ जो परेशानी है, बाढ़ के ऊपर की लोगों के, जो कई सारी मूलभूत लोगों से जुड़ी हुई चीज़ों के, जब बहस हो गई, लोगों ने अपनी बात रखी और सदन ने सुनी, तो सरकार की तरफ से बयान आया। तो ये एक लेन देन की स्थिति बनती है कि भाई आप हमारी बात भी, जैसे एक आज भी कहा गया, अंग्रेजी में कहा जाता है, ऑपोजिशन विल हैव इट्स से, गवर्नमेंट विल हैव इट्स वे। तो दोनों की बात रहती है कि विपक्ष अपनी बात रखेगा, सरकार को अपना कार्य करना है, उनकी कार्यसूची है, तो उसमें कार्य आप बढ़ाएंगे। तो ये दोनों तरह से चलता है। लेकिन जहाँ तक सवाल रहा व्यवधान पैदा करने का, कई साल हो गए,
करीब 30 वर्ष हो गए, 20 वर्ष से ऊपर पार्लियामेंट को आप देख रहे हैं, तो मैं कवरेज, तो विपक्ष में जो रहता है उनकी तरफ से इस तरह की उत्तेजना कहीं ना कहीं आती है। चाहे पक्ष कोई भी पार्टी की सरकार हो, तो ये दोनों जब अदला बदली होती है जगह की, तो विपक्ष अपनी जगह बात रखता है, तभी तो विपक्ष है, और सत्ता पक्ष अपनी बात रखता है। और यही खूबसूरती है हमारे लोकतंत्र की। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। तो ये थी हमारी पहली खबर। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। The splendid, grand and massive neo-Buddhist copper dome of the Rashtrapati Bhavan. It gets its influence from stupa at Sanchi. The dome is more than twice the height of the rest of the building. The reinforced concrete shell of the outer dome began to be formed during the beginning of 1929. The last stone of the dome was laid on April 6, 1929. एम वेंकैया नायडू आज देश के 13वें उपराष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेता और केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। एम वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें शपथ दिलाई। एम वेंकैया नायडू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी मौजूद थे। इसके अलावा राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद, कई केंद्रीय मंत्री, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता भी समारोह में शामिल हुए। शपथ लेने से पहले एम वेंकैया नायडू राजघाट पहुंचे। उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। एम वेंकैया नायडू ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय और देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। शपथ लेने के कुछ ही देर बाद वो संसद भवन पहुंचे और मॉनसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा की कार्यवाही में बतौर सभापति हिस्सा लिया। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। देश के 13वें उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज राज्यसभा के सभापति का पदभार भी संभाला। उन्होंने सभी के सहयोग से सदन चलाने का वादा किया। सभापति ने कहा कि पक्ष और विपक्ष को मिलकर समस्याओं का समाधान निकालना होगा। Debate, discuss and decide. Let us forget, disrupt. राज्यसभा के नए सभापति एम वेंकैया नायडू ने सांसदों को अवरोध की जगह चर्चा और बहस की सलाह दी। उन्होंने कहा कि लोगों की उम्मीदें बढ़ रही हैं। लोग अपनी समस्याओं पर संसद में चर्चा और उनका समाधान चाहते हैं। इसके लिए पक्ष और विपक्ष को मिलकर काम करना होगा। All that is needed is an attitude of give and take on the part of both sides. This is possible through strategizing for effective functioning of the House rather than for its disruption. This needs an enlightened approach on the part of all concerned. I always say, let the government propose, let the opposition oppose, let the House dispose. Either way. सभापति ने उपलब्ध समय का बेहतर उपयोग करने पर जोर दिया। उन्होंने सभी सदस्यों के सहयोग से सदन के कामकाज को और बेहतर बनाने का भरोसा दिलाया। I'd like to assure you that it shall be my endeavor
to uphold the dignity of the office of Vice President of India, Chairman of the Rajya Sabha, and live up to the trust you have reposed in me. I am at your service and always open to your suggestions for improving the functioning of this august house as per your corrective wisdom. सभापति ने मीडिया को सनसनीखेज खबरों की जगह रचनात्मक बहस को जगह देने की सलाह दी। Report what is happening here. I am not saying I have no right to advise you that way, but at the same time report what also is positive happening in the house, what is being constructively debated. That is the duty, sacred duty of the media also. सभापति बनने से पहले एम वेंकैया नायडू राज्यसभा के 19 साल तक सदस्य रहे। उन्होंने कहा कि देश के विकास में संसद की अहम भूमिका है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। इससे पहले देश के नए उपराष्ट्रपति बनने के बाद एम वेंकैया नायडू आज राज्यसभा पहुंचे। सभापति के तौर पर पहले दिन सदन में उनका अभिनंदन किया गया। प्रधानमंत्री समेत तमाम सांसदों ने भरोसा जताया कि एम वेंकैया नायडू के लंबे राजनीतिक अनुभव से सदन को फायदा होगा। राज्यसभा में नए सभापति एम वेंकैया नायडू का अभिनंदन किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जमीन से जुड़ा नेता बताया। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि उनकी अगुवाई में सदन की गरिमा नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। कि भले ही हमारे बीच से इतना लंबा समय तक राज्यसभा के सदस्य रह करके हर बारीकी से निकले हुए एक पके पकाए व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद और इस सभागृह के सभापति के रूप में जब हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे, हमें दिशा देंगे, इसकी गरिमा को और ऊपर उठाने में उनका योगदान बहुत बड़ा होगा। उपसभापति पीजे कुरियन, नेता सदन अरुण जेटली और नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने भी नए सभापति का स्वागत किया। Under your leadership, the House will function smoothly and giving justice to both sides. Close to 5 decades of a grassroots level political worker who literally has climbed every step of the political ladder, and he has worked his way and worked hard to reach this position. हमारी हाउस की जो जिम्मेदारी है, मैं समझता हूं कि डबल है। उस हाउस की जिम्मेदारी पब्लिक की है, हमारी जिम्मेदारी पब्लिक की भी है, और जो स्टेटों में लेजिस्लेचर्स हैं उनकी जिम्मेदारी है। तो इसलिए इसका जो इम्पोर्टेंस है उसको किसी तरह से कम नहीं होना चाहिए। बाकी दलों के सांसदों ने भी नए सभापति का स्वागत किया। सभी ने उम्मीद जताई कि उनके राजनीतिक अनुभव का फायदा सदन को मिलेगा। लोकतंत्र का ही कमाल है कि आम व्यक्ति भी मामूली घर में पैदा होने वाला व्यक्ति भी बड़े से बड़े पद पर पहुंच सकता है। He's got an ability to connect with each and every region of India. As far as Tamil Nadu is concerned, we feel that he is hailing from Tamil Nadu. The acronym is for NAIDU, N-A-I-D-U. Now, A all, I India, D dearest. So it's now all India's dearest umpire. Thank you, sir. एक दूसरे के खिलाफ इतने बोलते हो तो वेंकैया नायडू जी, आप तो जानते हैं उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर जो है, तो उसने पत्रकार से यही कहा कि मैं क्या करूं, अगर मैं ट्रेन में चढ़ गया और कंपार्टमेंट में सीताराम को देखूं तो क्या मैं उतर जाऊं? अपने पार्टी की ओर से सदन के संचालन में हम लोग आपके हर संभव सहयोग करेंगे। Started as a grassroots worker in a village, transcended your path, and have come to this high constitutional authority position. मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमारी जो संसद में हमारी बहनें यहाँ हैं, जो एमपीज़ हैं, लेडीज़ हैं, उनको प्रायोरिटी नंबर 1 दे दी जाए बोलने में, ताकि हमारे जो देश में जो मसाइल है हमारी बेटियों के, हमारे महिलाओं के, वो उजागर करने में उनका अहम रोल रहेगा। हम सब आपके छात्र हैं, लेकिन आपको विश्वास देना चाहिए, ये छात्र अच्छे हैं, आपका बहुत सम्मान करते हैं, आपका ब्लड प्रेशर हम नहीं बढ़ने देंगे। దేశ అభివృద్ధికి, ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధికి నేను ఎప్పుడూ తోడుగానే ఉంటానన్నారు। చాలా సంతోషం సార్। उपराष्ट्रपति बनने के बाद एम वेंकैया नायडू ने मॉनसून सत्र के आखिरी दिन सभापति के तौर पर सदन का संचालन किया। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी।
और आइए एक नज़र डालते हैं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के अब तक के सफर पर। दिग्गज नेता मुप्पवरप्पु वेंकैया नायडू का जन्म 1 जुलाई 1949 को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में चावटपलेम गांव के एक किसान परिवार में हुआ। मेधावी छात्र रहे वेंकैया नायडू ने नेल्लोर के वीआर कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद आंध्र विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की। कॉलेज के दिनों से ही राजनीति में सक्रिय वेंकैया नायडू 1973 में आंध्र विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बने और ओजस्वी वक्ता के रूप में जय आंध्र आंदोलन के वक्त सुर्खियों में आए। उन्होंने आपातकाल के दौरान जेपी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और 1977 से 1980 तक आंध्र प्रदेश में जनता पार्टी की युवा इकाई के अध्यक्ष रहे। वेंकैया नायडू 1978 से 1985 तक 2 बार उदयगिरी सीट से विधायक चुने गए। 1980 से 1985 के बीच उन्होंने आंध्र प्रदेश बीजेपी विधायक दल के नेता की भी जिम्मेदारी निभाई। 1985 में प्रदेश में पार्टी महासचिव बनाए जाने के बाद 1988 में वो आंध्र प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बने। संगठन में पकड़ के चलते 1993 में उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। नेतृत्व क्षमता और राजनीतिक कौशल के धनी वेंकैया नायडू ने बीजेपी संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति के सचिव के अलावा राष्ट्रीय प्रवक्ता की भूमिका भी बखूबी निभाई। अप्रैल 1998 में वो पहली बार राज्यसभा के लिए चुने गए। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वेंकैया नायडू सन 2000 से 2002 के बीच केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री बनाए गए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जैसी लोकप्रिय योजनाओं के जरिए ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। जुलाई 2002 से अक्टूबर 2004 तक बीजेपी अध्यक्ष के रूप में वेंकैया नायडू ने सरकार के काम संगठन के जरिए बेहतरीन तरीके से जनता तक पहुंचाए। वेंकैया नायडू 2004 और 2010 में एक बार फिर कर्नाटक से उच्च सदन के लिए चुने गए। वो राज्यसभा के लिए चौथी बार पिछले बरस मई में राजस्थान से निर्वाचित हुए। मई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने पर उन्हें संसदीय कार्य के अलावा शहरी विकास मंत्रालय मिला। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए का उम्मीदवार चुने जाने से पहले तक वो शहरी विकास के साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी संभाल रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मिलने के लिए कई मशहूर हस्तियां उपराष्ट्रपति भवन पहुंची। इनमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीसामी और एआईएडीएमके के आला नेता शामिल हैं। इनके अलावा झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ESN नरसिम्हन ने भी मुलाकात की। सड़क और परिवहन राज्य मंत्री पी राधाकृष्णन, दमन और दीव के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने उपराष्ट्रपति को शुभकामनाएं दी। दिल्ली में आज 16 विपक्षी दलों की बैठक हुई। इसकी अगुवाई कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की। बैठक में कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा हुई। जेडीयू सांसद अली अनवर से बैठक में शिरकत उन्होंने की। वहीं एनसीपी के नेता बैठक में नहीं पहुंचे। बैठक में एक समूह बनाने पर फैसला हुआ जो साझा रणनीति पर काम करेगा। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से दस्तावेज़ों के अनुवाद के लिए कुछ समय मांगा था। वक्फ बोर्ड ने कहा कि कई दस्तावेज जो दूसरी भाषाओं में हैं उनका अनुवाद नहीं हो पाया है। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई 5 दिसंबर तक के लिए टाल दी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शिया वक्फ बोर्ड की याचिका पर कहा कि वह पहले तीनों मुख्य पक्षों की दलीलें सुनेगा। कुछ दिन पहले ही शिया वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर खुद को पक्ष बनाने की अपील की थी। साथ ही दावा किया था कि बाबरी ढांचा उसकी संपत्ति थी। भूटान के डोकाला विवाद के शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद जताई है। काठमांडू में आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भूटान के विदेश मंत्री दामचो दोरजी से मुलाकात की और चीन के साथ डोकाला विवाद पर चर्चा भी की। चीन के डोकाला विवाद के बीच काठमांडू में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भूटान के विदेश मंत्री दामचो दोरजी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों के अलावा डोकाला विवाद पर भी बातचीत हुई। बैठक के बाद भूटान के विदेश मंत्री ने कहा कि डोकाला विवाद का शांतिपूर्ण तरीके से हल निकाला जाएगा।
very good discussion. We hope that the situation in Doklam will be resolved peacefully and amicably. इससे पहले डोकाला पर चीन के दावे को भूटान ने जोरदार तरीके से खारिज किया और उसके क्षेत्र में सड़क के निर्माण को दोनों देशों के बीच हुए करार का उल्लंघन बताया। करीब 7 हफ्ते से डोकाला में भारत और चीन के बीच तनाव बना हुआ है। 2 दिन के बिम्स्टेक सम्मेलन में हिस्सा लेने काठमांडू पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने श्रीलंका के विदेश राज्य मंत्री वसंता सेनानायक से भी मुलाकात की। गुरुवार को उन्होंने नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी और प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा समेत द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। बिम्स्टेक सम्मेलन में भारत ने कहा है कि शांति और सुरक्षा विकास से बेहद जरूरी है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि बिम्स्टेक ने आतंकवाद, उग्रवाद और अंतर्देशीय अपराधों के संकट का सामना करने की सामूहिक रणनीति तैयार की है। उन्होंने कहा कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट विदेश नीति के लिहाज से बिम्स्टेक प्राकृतिक पसंद है। तो इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।